हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, मैंने आज साफ साफ लिखा है, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। प्यारे बच्चों, ये हिंदी सॉन्ग आपने काफ़ी बार सुना होगा और शायद आज इसी सॉन्ग को गुनगुना रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्होंने अपना खास यार, खास प्यारा इस दुनिया से खो दिया है। हमेशा हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। और प्यारे बच्चों, जब कभी भी पॉलिटिकल रीजंस के चलते, राजनीतिक कारणों के चलते किसी राजनेता की हत्या कर दी जाती है, उसे असैसिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असैसिनेशन। ये वन वर्ड के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। मर्डर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से हत्या असैसिनेशन कहलाती है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी इसके शिकार हुए और इसी का शिकार हुए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। हिंदुस्तान के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खूब साथ देने वाले शिंजो आबे आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने जमकर के पैरवी की और बड़ा जबरदस्त याराना निभाया पिछले 15-20 सालों से। जब तक वो जापान के प्रधानमंत्री रहे, भारत को हमेशा अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानते रहे और ठीक ऐसा ही भारत ने भी उनके साथ किया। प्यारे बच्चों, मैं एडिटोरियल पेज डिस्कस करने जा रहा हूं 11 जुलाई 2022 का। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस एडिटोरियल पेज को डिस्कस करने जा रहा हूं और किस तरीके से उन्होंने हमारा, चाहे वो डिप्लोमेटिक इश्यू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर हमेशा जमकर के हिंदुस्तान का साथ देने वाले शिंजो आबे, इन्होंने अपने देश के लिए और भारत के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, जानते हैं इस एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की कहानी। चलिए, ये द हिंदू की लाइनें हैं स्टूडेंट्स, और इन्हीं लाइनों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अ डेथ अनफोरटोल्ड। प्यारे बच्चों, अनफोरटोल्ड का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेड। मतलब एक ऐसी मौत जिसका अंदाजा किसी, जिसका अंदेशा किसी को नहीं था, जिसका पता किसी को नहीं था। अनप्रिडिक्टेड मतलब जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ऐसी मौत हुई। ऑन असैसिनेशन ऑफ शिंजो आबे, ये है प्यारे बच्चों वो वर्ड असैसिनेशन, ASSINATION। असैसिनेशन होता है मर्डर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से किसी आदमी की हत्या कर देना। शिंजो आबे का असैसिनेशन हो गया है जापान के अंदर। ये 11 जुलाई 2022 का द हिंदू का एडिटोरियल पेज है। द असैसिनेशन ऑफ शिंजो आबे कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। प्यारे बच्चों, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है बहुत लंबे असर, बहुत लंबे परिणाम इस बात के होंगे। किस बात के? ऑफ द सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द जापानीज साइकी। प्यारे बच्चों, साइकी का मतलब होता है एक माइंडसेट, साइकी का मतलब होता है डीपेस्ट थॉट्स, फीलिंग्स, मतलब जो गहरी भावनाएं हैं, जो दिमाग है, ठीक है, जापान के लोगों का, जापानीज का, उस जापानीज साइकोलॉजी के लिए प्यारे बच्चों फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं इस मौत के और इस असैसिनेशन के। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होगा दूरगामी या फिर काफी लंबे असर या परिणाम इस मौत के होंगे। किन के लिए? जापानीज साइकी के लिए। मतलब जापान वालों को आखिरकार सोचना होगा कि किस तरीके से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई है। ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इसके अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस भी आते हैं, ठीक है, सुरक्षा कारणों में क्या कमी रही, क्या चूक रही कि देश के प्रधानमंत्री को ही मार दिया गया। तो इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होगी, काफी लंबे परिणाम असर इसके दिखाई देंगे। शिंजो आबे वॉज अ पॉपुलर इवन इफ डिविसिव। प्यारे बच्चों, डिवाइसिव का मतलब होता है विभाजन करने वाला, डिवाइसिव का मतलब होता है हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर रहने वाला, मतलब एक तरीके से विभाजन करता। और उन्होंने लिखा इवन इफ डिवाइसिव, हालांकि वो डिवाइसिव थे, ठीक है, वो थोड़ा सा विभाजन वाली, आर्ग्यूमेंट्स वाली राजनीति करते थे। पॉलिटिशियन, और ये पॉलिटिशियन किसके लिए है? शिंजो आबे, ठीक है ना, वॉज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन। और यहां से कोमा ने एक बार लाइन को डिस्कनेक्ट किया और फिर कोमा ने लाइन को कनेक्ट कर दिया। मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, वॉज अ पॉपुलर पॉलिटिशियन, काफी लोकप्रिय राजनेता थे। हु वॉज नो स्ट्रेंज टू कंट्रोवर्सीज। प्यारे बच्चों, उनका कोई ज्यादा ये स्ट्रेंज रहना कंट्रोवर्सीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो काफी बार कंट्रोवर्सीज के अंदर रहे भी हैं, ठीक है ना। नो स्ट्रेंज टू कंट्रोवर्सीज, क्योंकि कंट्रोवर्सीज में हमेशा रहे, क्योंकि वो एक डिवाइसिव, एक तरीके से टैक्टिक्स या डिवाइसिव पॉलिसीज अपनाते थे। बट परंतु ही वॉज ऑल्सो, लेकिन ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट
लीडर्स, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लीडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिजल्ट देने वाला। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट को हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों एक तरीके से इंपॉर्टेंट, परिणामकारी, जिन्होंने जापान के लिए खूब रिजल्ट दिए, एक तरीके से जापान के लिए बड़े हेल्पफुल, बड़े बेनिफिशियल, बड़े वाइटल रहे। कौन? प्रधानमंत्री शिंजो आबे। सो बोला गया पहली लाइन में, शिंजो आबे वॉज अ पॉपुलर इवन इफ डिवाइसिव पॉलिटिशियन who was no strange to controversies, जो कि controversies के लिए कुछ नए नहीं थे, but he was also one of the most consequentialist leaders of post war Japan। देखिए पोस्ट वार जापान का मतलब है जापान के अंदर जो युद्ध का दौर था कभी, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उसके बाद से जितने भी कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लीडर आए, जितने भी असरदार राजनेता आए, उनमें से एक राजनेता कौन थे? शिंजो आबे। कौन थे प्यारे बच्चों? शिंजो आबे थे। सिंस हिज राइज टू द पावर, जब से वो सत्ता में आए इन 2006, 2006 के अंदर वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, अंटिल हिज ट्रेजिक असैसिनेशन, और जब तक उनकी ये, ट्रेजिक का मतलब होता है भीषण, ट्रेजिक का मतलब होता है एक तरीके से दुखदाई, ठीक है, असैसिनेशन होती है राजनीतिक कारणों से हत्या, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ही रिमेन्ड अ टोल प्रेजेंस। टोल प्रेजेंस का मतलब होता है काफी ज्यादा उपस्थिति, टोल प्रेजेंस का मतलब होता है एक तरीके से एक्सट्रीम प्रेजेंस, ठीक है ना, मतलब जिस दिन 2006 से लेकर के जिस दिन तक उनकी हत्या हुई, उस दिन तक वो जापान की राजनीति में टोल प्रेजेंस रखते थे, काफी अच्छी मौजूदगी उनकी थी इन जापान पॉलिटिक्स, जापान की राजनीति में। एंड हिज व्यूज, और उसके विचार, रीशेप्ड का मतलब होता है दोबारा से बदल के रख दिया, किसको? द कंट्रीज ग्लोबल प्रोफाइल। और प्यारे बच्चों शिंजो आबे के चलते जापान का जो ग्लोबल प्रोफाइल था, ग्लोबल प्रोफाइल होता है दुनिया के नक्शे पे जापान की तस्वीर, और वो तस्वीर शिंजो आबे के रहते 2006 से लेकर के 2022 तक, पिछले 16 सालों के अंदर खूब दुनिया ने अच्छे तरीके से देखा कि जापान काफी इन्फ्लुएंशियल स्टेट, काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन गया है। किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में? शिंजो आबे की लीडरशिप में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज आपके सामने, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा गया है, पढ़ो जरा। When he became prime minister for the second time in 2012, और वो 2012 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जापान इकोनॉमी वाज इन रिसेशन, और 2012 के अंदर जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो रिसेशन के अंदर थी, वो मंदी के दौर में थी। रिसेशन होता मंदी का दौर। ईयर अर्लियर, और एक साल पहले ही, 2012 से पहले मतलब 2011, एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, एंड सुनामी हैड रैग्ड हैवोक। रैग्ड हैवोक होता है प्यारे बच्चों जम करके सर्वनाश होना, रैग्ड हैवोक होता है डैमेज हो जाना, बहुत ज्यादा तबाही मचना। हैवोक का मतलब होता है सर्वनाश, विनाश, जिसे हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और रैग्ड हैवोक होता है भीषण तबाही। तो प्यारे बच्चों 2011 के अंदर, 2012 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 2011 के अंदर सुनामी और भूकंप आ गया जापान में बहुत ज्यादा, और दुनिया के तमाम देशों ने खूब सहयोग किया जापान का उस टाइम, भारत ने भी खूब साथ दिया था। और हालांकि भारत के छोटे छोटे गांवों से भी, एक तरीके से मैं बोल दूं कि रिलीफ फंड, छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे किसानों ने, मध्यम वर्गीय परिवारों से भी पैसा गया था जापान के लिए। उन्होंने रिलीफ फंड के अंदर, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर पैसा डाला था, और वो पैसा जापान को दिया गया था। 2011 की बात है। किलिंग अप टू 20,000 पीपल, 20,000 लोगों की मौत हुई। इट्स यूएस रैलियंट फॉरेन एंड पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज। इट्स का मतलब होता है इसकी, और इसकी बोले तो जापान का जिक्र किया गया है। जापान की जो यूएस रैलियंट फॉरेन पॉलिसी, देखिए रैलियंट का मतलब होता है निर्भर करने वाला, विश्वास करने वाला, रिलायबल होता है विश्वास के लायक, और रैलियंट होता है विश्वास करने वाला। सो प्यारे बच्चों ये जो जापान था, ये यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज थी इसके ऊपर खूब जम के ट्रस्ट करता था, एंड पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज, और जो शांतिवादी सुरक्षा की जो नीतियां थी इनके ऊपर भी। फेस्ड अ न्यू चैलेंज विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। स्टूडेंट ये वो दौर था जिसमें चाइना बिल्कुल तेजी से उभर रहा था, और इस दौर में जापान किसके साथ खड़ा था? अमेरिका के साथ, और अमेरिका भी किसके साथ खड़ा था? भारत के साथ। भारत, अमेरिका, जापान इस दौर को फेस कर रहे थे कि चाइना बड़ा तेजी से उभर रहा है, ठीक है। तो ये उस दौर की बात है जिस टाइम इसका यूएस के साथ फॉरेन और पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज ने फेस किया, सामना किया एक नए चैलेंज का, विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। जिस टाइम चाइना बड़ी तेजी से उभर रहा था, उस टाइम इन्होंने एक चैलेंज को फेस किया। किसने? जापान ने। आबे बिलीव दैट, शिंजो आबे बिलीव दैट, वो विश्वास रखते थे दैट जापान शुड फर्स्ट रीबिल्ड, कि सबसे पहले जापान को रीबिल्ड करना चाहिए, ठीक है ना, दोबारा से अच्छा बनाना चाहिए। इट्स इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था को, इफ इट वांटेड, अगर वो चाहता है, टू एड्रेस अदर चैलेंजेस, मतलब शिंजो आबे का मानना था अगर वो दूसरे चैलेंजेस, दूसरी चुनौतियों का सामना करना चाहता है तो सबसे पहली चुनौती होगी जापान की इकोनॉमी को रीबिल्ड करना, ठीक है। हिज इकोनॉमिक प्रोग्राम
विद 3 एरोज। देखिए शिंजो आबे का 3 एरो के साथ इकोनॉमिक प्रोग्राम चलता था। कौन सी थी वो 3 एरो, कौन सी थी वो 3 बातें? एक था मॉनेटरी ईजिंग। मॉनेटरी ईजिंग का मतलब होता है लोगों के हाथ में पैसा आसान बनाना, लोगों के हाथ में पैसा आए। दूसरा था हायर फिस्कल स्पेंडिंग। हायर फिस्कल स्पेंडिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जितना इकोनॉमी, जितना बजट है जापान का, उसका सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर या फिर इकोनॉमी पे खर्च करना, पैसा आना और पैसे का खूब खर्च करना। एंड लिबरलाइजेशन। और तीसरा तीर था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को कहा जाता है उदारता। एक तरीके से लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को पूरी आजादी देना कि वो अपना काम धंधा, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस, ठीक है, अच्छे तरीके से कर सके, वो लिबरलाइजेशन होता है। और एबोनोमिक्स। और प्यारे बच्चों इन्हीं 3 एरोज को जिनके ऊपर शिंजो आबे ने काम किया, उसको जापान के लोगों ने एबोनोमिक्स का नाम दिया। आज जैसे मैं कह दूं मोदीनोमिक्स मतलब मोदी की इकोनॉमिक्स, वैसे ही थी एबोनोमिक्स मतलब शिंजो आबे की इकोनॉमिक्स। और शिंजो आबे इन 3 चीजों पे काम कर रहे थे। इन 3 चीजों ने, एबोनोमिक्स हेल्प जापान कम आउट ऑफ द रिसेशन। और इन 3 एरोज ने, इन 3 चीजों ने प्यारे बच्चों जापान को रिसेशन से बाहर निकालने का काम किया। ठीक है, तो कितने यूजफुल, कितने इंपॉर्टेंट आदमी थे वो जापान के लिए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा आपके सामने, पढ़ो शाबाश। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी बातें बोली गई है इस आर्टिकल के अंदर, इसलिए मेरा मन था, मेरा दिल किया, तो मैंने आपको ये बातें शेयर करना चाहा आपके साथ। हिज गवर्नमेंट ओवरसा। ओवरसा का मतलब होता है प्यारे बच्चों निगरानी से देखना, मतलब एक तरीके से गौर से देखना, ठीक है, ओवरसा होता है, ठीक है ना। ओवरलुक का मतलब तो अनदेखा करना होता है, ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर मार देना, लेकिन ओवरसी की सेकंड फॉर्म ओवरसा, इसका मतलब होता है पूरा पूरा ध्यान देना। उसकी सरकार ने पूरा पूरा ध्यान दिया था पोस्ट क्वैक रिकंस्ट्रक्शन। देखिए पोस्ट क्वैक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है युद्ध के बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया शिंजो आबे की सरकार ने। एंड इन फॉरेन पॉलिसीज और विदेश नीति में ही अडोप्ट, उसने स्वीकार किया था अ मोर हॉकिश लाइन। देखिए हॉकिश लाइन का मतलब, हॉक होता है बाज और हॉकिश लाइन होता है बाज की तरह, और बाज वाली नजर से काम करते थे शिंजो आबे। मतलब हर एक चीज को बड़े गौर से देख रहे थे, ओवरलुक नहीं कर रहे थे, ओवरसी कर रहे थे। दैट वॉज अनअपोलोजेटिक ऑफ जापान वॉयलेंट। इस लाइन को पढ़ो शाबाश फटाफट से। अनअपोलोजेटिक का मतलब होता, अपोलोजाइज होता माफी मांगना, और अनअपोलोजेटिक का मतलब होता है नॉट टू एक्सप्रेस रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा एक्सप्रेस न करना। मतलब एक अनअपोलोजेटिक ऑफ जापान वॉयलेंट इंपीरियल पास्ट, मतलब जो जापान का वॉयलेंट इंपीरियल पास्ट रहा, जो पिछले 1945 के आसपास जो युद्ध हुए, परमाणु हमला जो हुआ, उसको वो एक तरीके से ना अनअपोलोजेटिक कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब उससे कोई ज्यादा पछतावा नहीं था उन्हें इस बात से कि उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला रखा और अमेरिका ने 1945 में उनके ऊपर अटैक कर दिया था। इस बात को लेकर के शिंजो आबे ज्यादा माफी मांगने के पक्ष में नहीं थे जापान की जनता से। वो चाहते थे कि वो दौर कुछ और था, उस टाइम रणनीतियां कुछ स्ट्रेटजी कुछ अलग थी, ठीक है, उस टाइम देशों की ओपिनियन, विचारधारा कुछ अलग थी। लेकिन आज 2022 चल रहा है, आज 21वीं सदी की बात हो रही है, आज जमाना कुछ और है, ठीक है। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे टू रीराइट, दोबारा से लिखना या बनाना द कंट्रीज, देश का यूएस ड्राफ्टेड पोस्ट वार पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो चाहते थे कि यूएस के द्वारा ड्राफ्ट किया गया पोस्ट वार पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होता शांतिवादी, कॉन्स्टिट्यूशन होता संविधान, टू अलाउ द मिलिट्री टू टेक द बिगर रोल। और वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ सहयोग करके वो अपनी मिलिट्री को बहुत ताकतवर बना सकते हैं, और मिलिट्री का एक बिगर रोल, एक बड़ी भूमिका हो सकती है इन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर। 2013 के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के तौर पे ही विजिटेड, उन्होंने विजिट किया द यासुकुनी सेराइन। एक यासुकुनी सेराइन थी पहले, जो उसको उन्होंने विजिट किया। अ कंट्रोवर्शियल मेमोरियल, जो कि एक विवादास्पद मेमोरियल था फॉर जापान वॉर डेड, जो जापान के अंदर मारे गए थे उन लोगों का, जापान के युद्ध में जो मारे गए थे, उसको उन्होंने विजिट किया। इंक्लूडिंग इट्स वार क्रिमिनल्स, जिसके अंदर जो युद्ध के अंदर जो क्रिमिनल्स थे वो भी शामिल थे इस मेमोरियल के अंदर। दीज एक्शंस, ये जो कार्य थे उनके ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म इन द रीजन, और इन कार्यों ने प्यारे बच्चों उनकी क्रिटिसिज्म को बढ़ा दिया। बोले तो उनकी खूब आलोचना होने लगी कि उन्होंने क्रिमिनल्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, और वो एक कंट्रोवर्शियल मेमोरियल को विजिट करने गए। इससे जापान के लोगों को लगा कि ये तो उस जगह पे जा रहे हैं जिसकी वजह से देश बर्बाद हो गया, ठीक है। दीज एक्शंस ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है बढ़ा दी, इन कार्यों ने बढ़ा दी क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनाएं इन द रीजन, क्षेत्र के अंदर, बट एट होम, लेकिन घरेलू तौर पर, ठीक है,
एबे यूज्ड देम, एबे शिंजो एबे ने उनको यूज किया टू रीशेप द नेशनल सिक्योरिटी डिबेट। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बहस थी उसके अंदर इन चीजों का पूरा फायदा उठाया शिंजो आबे ने। शिंजो आबे एक हॉकिश लाइन को इस्तेमाल कर रहे थे, बाज की तरह हर एक चीज देख रहे थे। उन्हें पता था कि देश या देश की जनता इस बात से खफा हो सकती है, लेकिन मैं मेरे देश के लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूं, मैं मेरे देश को कतई धोखा नहीं देना चाहता। हो सकता है कि मेरी बातों में देश की जनता मेरे से नाराजगी महसूस करे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे और मैं जापान के लिए बहुत अच्छा करके जाऊंगा, ऐसा शिंजो आबे मानते थे। और इसीलिए वो काफी बार क्रिटिसिज्म को फेस करते थे, आलोचना को फेस करते थे, खुद जापान के अंदर रहकर भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या कहता है देखते हैं जरा। आज ये नेक्स्ट पेज क्या कहता है, पढ़िए शाबाश इसको। Abe may not have succeeded in restoring Japan's economy सुपर पावर स्टेटस। देखिए, हालांकि जापान का जो इकोनॉमी का जो सुपर पावर स्टेटस था उसको रिस्टोरिंग का मतलब होता बहाल करना, उसको वो बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। एबे मे नॉट हैव सक्सीडेड इन रिस्टोरिंग, दोबारा से बहाल करने में किस चीज को, जापान इकोनॉमिक्स सुपर पावर स्टेटस। मतलब वो दुनिया के अंदर ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर इकोनॉमी के मामले में सबसे ऊपर कौन आए, जापान। और इसीलिए वो भारत का साथ देते थे, किसके एवज में, कि चाइना भारत से आगे ना निकले। और इसीलिए वो भारत के साथ खड़े थे। उसे पता था अगर वो चाइना के साथ जाएंगे या फिर भारत का सहयोग नहीं करेंगे तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा इकोनॉमी स्टेटस के मामले में। ठीक है, वाइल हिज अटेम्प्ट, जबकि उसके प्रयास टू रीराइट, दोबारा से बनाने के द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, मैट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। स्टूडेंट जिस तरीके से वो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखना चाहते थे, इसके ऊपर काफी अपोजिशन वाले इसके काफी अगेंस्ट हुए, विपक्षी पार्टियां। एंड सोसाइटी, और सोसाइटी भी फ्रॉम होम, जिनसे मेमोरीज ऑफ इट्स पास्ट मिलिटेरियरिज्म आर स्टिल अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब होता है नए नए सिरे से। ठीक है, मतलब ऐसी मेमोरीज थी पास्ट की जिन्हें वो मिलिट्री की, जिन्हें वो नए तरीके से पेश करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जापान की जो अपोजिशन पार्टीज थी वो इसके खिलाफ थी। बट एबे लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब होता छाप, और लास्टिंग का मतलब होता कभी न मिटने वाली। लेकिन शिंजो आबे छोड़ गए एक ऐसी छाप जो कभी नहीं मिट सकती, ऑन इट्स सिक्योरिटी थिंकिंग। सिक्योरिटी थिंकिंग होता है सुरक्षा का नजरिया। सुरक्षा के नजरिए से जिस तरीके से वो जापान को रिबिल्ड करना चाहते थे, अच्छा देश बनाना चाहते थे, ये छाप कभी भी नहीं मिट पाएगी। जो शिंजो आबे की थिंकिंग थी वो हमेशा जिंदा रहेगी जापान की राजनीति में और जापान के लोगों के दिलों में। स्पेंडिंग मोर ऑन डिफेंस, और वो चाहते थे कि डिफेंस के ऊपर खूब ज्यादा स्पेंड करना है, डिफेंस के ऊपर खूब ज्यादा स्पेंड करना चाहते थे वो। ब्रेकिंग द लॉन्ग हेल्ड कैप ऑफ 1%। आज तक जितना भी जापान का बजट आया उसमें सिर्फ 1% खर्च किया जाता था जापान की सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे, लेकिन वो चाहते थे कि डिफेंस के ऊपर खूब खर्च किया जाए। हैविंग रियलाइज्ड द लिमिट्स ऑफ जापान पावर, उन्हें इस बात का पता था कि जापान की क्या शक्ति है, क्या पावर है। इन मीटिंग रीजनल चैलेंजेस, रीजनल चैलेंजेस होते हैं क्षेत्रीय चुनौतियां, वो अच्छे तरीके से जानते थे कि उन्हें रियलाइज था कि लिमिट्स ऑफ जापान पावर, कि जापान की पावर की कितनी लिमिट्स है, कितनी हद है, कि किस तरीके से वो रीजनल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ही एडवोकेटेड, एक एडवोकेट का मतलब होता है वकील, और एक एडवोकेट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब एडवोकेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। उसने समर्थन किया था किस चीज का, अ डीपर रिलेशनशिप, एक गहरे संबंध विद द यूएस, अमेरिका के साथ, एंड पुश फॉर अ रीजनल रिस्पॉन्स टू चाइनाज राइज। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से वो चाइना के लिए एक चुनौती बनकर के खड़े हो गए। जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया अमेरिका के साथ, इस बात की चिंता चाइना को होने लगी कि जापान इकोनॉमी के अंदर दुनिया में सुपर पावर ना बन जाए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला रखा था। और अमेरिका ने 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे ऊपर बॉम्ब गिरा करके जापान को तहस नहस करने का काम किया था। लेकिन वो इस सोच से परे थे, वो चाहते थे कि आज 21वीं सदी है और हमें अमेरिका के साथ हाथ मिला करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चाइना को पछाड़ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या कहता है उसके ऊपर आते हैं। आइए पढ़िए नेक्स्ट पेज क्या कहता है। ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एडवोकेट्स ऑफ द क्वेड। प्यारे बच्चों, क्वेड का मतलब होते हैं 4 देश, और क्वेड के अंदर कौन कौन से 4 देश थे, एक था यूएस, एक था प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया, एक था इंडिया,
और एक खुद था जापान। इन 4 देशों का ग्रुप प्यारे बच्चों क्वेड कहलाता है और क्वेड को जम करके सपोर्ट किया जापान ने। और जापान को पता था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और आपका मैं कह दूं कि एक तरीके से जो इंडिया है, जापान है, यूएस और अमेरिका जो भी है, ये देश है 4 देश, उसे पता था कि अमेरिका और भारत को साथ रख करके वो चाइना को पछाड़ सकता है और उन्होंने हमेशा समर्थन किया क्वेड का। और इसलिए भारत भी अमेरिका और जापान के साथ खड़ा रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा रहा, क्योंकि भारत का भी कहीं ना कहीं कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर दुश्मन है चाइना। और दुश्मन ही किसका था चाइना? एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमी स्टेटस सुपर पावर के मामले में जापान का। और प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से जानते हो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या होता है? दोस्त। और इसीलिए भारत जापान का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा साथी रहा और रहा है भी और आगे भी रहेगा। ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ क्वेड और वो सबसे बड़ा समर्थक था क्वेड का। एंड बाय द टाइम ही लेफ्ट पावर इन 2020 और उस वक्त तक जब उन्होंने 2022 में रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया, द क्वेड हैड बीन रीवाइटलाइज्ड। और देखिए, वाइटलाइज का मतलब होता है ऊर्जावान बनाना, पावरफुल बनाना, और रीवाइटलाइज का मतलब होता है दोबारा से ऊर्जावान और पावरफुल बना देना। जब 2020 के अंदर उन्होंने रिजाइन किया जापान के प्रधानमंत्री पद से, तब तक क्वेड बहुत शक्तिशाली बन चुका था। इन 4 देशों का ग्रुप, इन अ कंट्री, एक देश में, वेयर टॉक्स अबाउट अ स्ट्रॉन्गर डिफेंस पॉलिसी, एक ऐसा देश जहां पे बातचीत किसके बारे में? स्ट्रॉन्गर डिफेंस पॉलिसी के बारे में, वर कंसीडर्ड टैबो। टैबो का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल दूं कि प्रोहिबिटेड, निषेध, ठीक है, वर्जित। मतलब एक ऐसे देश में जहां डिफेंस पॉलिसी के बारे में बातें करना एक तरीके से निषेध था, एक तरीके से बंद था। उस देश के अंदर जहां 1% इकोनॉमी का 1% खर्च होता था डिफेंस के ऊपर, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए 1% खर्च होता था, उस देश के अंदर जहां डिफेंस की ज्यादा कदर नहीं थी, उसी देश जापान के अंदर डिफेंस को पावरफुल बनाना चाहते थे शिंजो आबे। इसके बड़े दूरगामी, इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स निकल सकते हैं कि क्यों वो सेना को इतना मजबूत बनाना चाहते थे। एबे मेन स्ट्रीम्ड मतलब मुख्य धारा में रखा कि इनको डिस्कशंस फॉर अ स्ट्रॉन्गर डिफेंस डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन होता सिद्धांत, डिफेंस का मतलब होता रक्षा का जो सिद्धांत था, सुरक्षा का जो सिद्धांत था, उसको हमेशा स्ट्रॉन्गर बनाने के जो डिस्कशंस चलते रहे, जितने भी विचार विमर्श, जितनी भी बैठकें हुई, उन्हें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में रखने का काम किया शिंजो आबे ने। इवन कॉल्ड फॉर, और कॉल्ड फॉर का मतलब होता आह्वान करना, न्यूक्लियर शेयरिंग। और उन्होंने हालांकि न्यूक्लियर शेयरिंग के लिए भी, परमाणु शेयरिंग एग्रीमेंट्स के लिए भी आह्वान किया विद द यूएस। मतलब वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स तक की बातों पर उनके साथ चले गए, ठीक है। हालांकि यूएस के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स की डील करना अपने आप में जापान के लिए खुद से धोखा करने वाली बात थी कि अमेरिका के साथ कैसे जापान न्यूक्लियर डील्स कर सकता है, क्योंकि जापान के लोगों में आज भी जब भी परमाणु बम की बातें होती है, अटैक्स की बात होती है, हमलों की बात होती है, सिक्योरिटी पर्पस की बात होती है, तो जापान और जापान के लोग इसके अंदर कोई रुचि नहीं दिखाते। वो आज भी सदमे में हैं कि कहीं इन न्यूक्लियर डील्स के चलते कहीं जापान को आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ा नुकसान झेलना ना पड़ जाए, फेस ना करना पड़ जाए। इसके चलते जापान के लोग न्यूक्लियर डील से, और जापान की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स, जो सरकारें थी, वो आज तक न्यूक्लियर डील से अपने आप को पीछे हटाती रही है। वो कभी आगे नहीं आई है, पीछे रखती रही है हमेशा विद द यूएस, अमेरिका के साथ। ही रिमेन्ड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर। इन्फ्लुएंशियल फिगर का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रभावशाली चेहरा। वो हमेशा से एक प्रभावशाली चेहरा रहा इन नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। हिज असैसिनेशन, उनकी राजनीतिक कारणों से हत्या, कुड हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस, उनके परिणाम हो सकते हैं फॉर द जापानीज साइकी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जापानीज साइकी के लिए, कि जापान की क्या मानसिकता अब आगे निकल करके आती है इनकी राजनीतिक कारणों से हत्या करने के बाद, ठीक है। ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे आने वाले दिनों में जापान के अंदर। चलिए प्यारे बच्चों, अभी इस एडिटोरियल की लास्ट लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एडिटोरियल पसंद आया होगा। गन वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल असैसिनेशन। गन वॉयलेंस मतलब ये जो गन वॉयलेंस का जो कल्चर है जापान के अंदर, ये बहुत कम रहा है। कितने साल जापान के संविधान और जापान को बने हुए हो गए, लेकिन गन वॉयलेंस को कभी बढ़ावा नहीं मिला। वहां पे हमेशा, वहां
के वहां पे प्यारे बच्चों आज भी ऐसा कोई बोलबाला नहीं है जैसा हिंदुस्तान में होता है, किसी को गोली मार दी, किसी को बॉम्ब से उड़ा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं जापान के लोग, और गन वॉयलेंस कल्चर को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाता जापान के अंदर। ये पता नहीं कैसा इंसिडेंट, कैसा हादसा जापान के साथ हुआ है कि किसी आदमी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी है। ऐसे केसेस हत्या के, बॉम्ब ब्लास्ट के, ठीक है, वॉयलेंस के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जापान में। तो गन वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल असैसिनेशंस may have been rare in contemporary जापान। अब तक का जो जापान रहा है प्यारे बच्चों, उसके अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन और गन वॉयलेंस बिल्कुल रेयर रहे हैं, बिल्कुल कम रहे हैं, 0% के आसपास। बट इट वॉज नॉट सो ड्यूरिंग द प्री वॉर पीरियड। लेकिन ऐसा प्री वॉर पीरियड में नहीं था, मतलब युद्ध से पहले जो स्थिति थी उसमें ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। प्री वॉर पीरियड से पहले जो जमाना था उसमें ऐसा नहीं होता था। नो जापानीज पॉलिटिशियन, कोई भी जापान का राजनेता, वुड लाइक दैट केयास, केयास को कहा जाता है प्यारे बच्चों अनलोलेसनेस, सॉरी लोलेसनेस बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। लोलेसनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कानून व्यवस्था की कमी। ये कहता है नो जापानीज पॉलिटिशियन वुड लाइक दैट chaos टू बी बैक। कोई भी जापान का राजनेता नहीं चाहेगा कि ऐसी अराजकता, इसे आप अराजकता बोल सकते हो chaos को। और अराजकता कब फैलती है? जब लॉलेसनेस हो जाता है, जब कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, मतलब एक तरीके से अच्छी नहीं रह पाती, जब लॉ एंड ऑर्डर ना रह करके डिसऑर्डर हो जाता है, उस टाइम chaos या फिर लॉलेसनेस हो जाती है, ठीक है, कानूनों की कमी हो जाती है। नो जापानीज पॉलिटिशियन, कोई भी जापान का राजनेता नहीं चाहेगा कि ऐसा दौर कभी वापस आए, chaos टू बी बैक। द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, जो कानून बनाने वाली अथॉरिटीज हैं, शुड नॉट ओनली ब्रिंग फैक्ट, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है उनको केवल और केवल फैक्ट को ही आगे नहीं लेके आना चाहिए, बट द असैसिनेशन टू द पब्लिक। अच्छा, ये कह रहा है नॉट ओनली ब्रिंग द फैक्ट अबाउट द असैसिनेशन, जो असैसिनेशन हुई इसके बारे में जो फैक्ट रहे हैं केवल और केवल यही जनता के सामने नहीं लेके आने हैं, बट ऑल्सो मेक श्योर, यह भी सुनिश्चित करना होगा दैट सच ट्रेजिक इवेंट, इस तरीके की दुखदाई घटनाएं डोंट टेक प्लेस, ये आगे कभी ना हो। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट जो कमेटी है, जो अथॉरिटीज है, उनको सबसे पहले तो जापान की जनता को बताना होगा कि ये चीज हुई कैसे, इसके पीछे क्या फैक्ट थे। हालांकि जिस बंदे ने गोली मारी है वो बंदा कह रहा है कि मैं सरकार की नीतियों से या फिर शिंजो आबे की पॉलिसी से असंतुष्ट था। तो क्या वो शिंजो आबे की पॉलिसी से असंतुष्ट था तो क्या प्रदेश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाए? अरे भाई, आज हर कोई, ठीक है, विपक्षी दल के जितने नेता है वो प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शाम को देसी कट्टा यूपी से लेकर के चले और दिल्ली में जाकर के मोदी से मुलाकात करने जाए और एक देश का मंत्री पिस्टल लेकर के चला जाए और वहां पे चाय पीने के बहाने मोदी साहब के माथे में गोली मार दे, सिर में गोली मार दे और बोल दे कि मुझे तो मोदी साहब की नीतियां पसंद नहीं थी। ऐसा कतई नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है, नाजायज है, ठीक है ना। तो यही मतलब है कि जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, जो कानून बनाने वाली अथॉरिटीज हैं, शुड नॉट ब्रिंग द फैक्ट्स, उन्हें केवल और केवल फैक्ट ही नहीं लेके आने हैं अबाउट द असैसिनेशन के बारे में टू द पब्लिक, जनता के सामने, बट ऑल्सो मेक श्योर, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा सच ट्रेजिक इवेंट, इस तरह की दुखदाई घटनाएं डोंट टेक प्लेस, वो दोबारा कभी जापान के अंदर ना हो, इस बात पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं मेरे एडिटोरियल पेज को यहीं फिनिश करता हूं, ठीक है ना। और ये वो तस्वीर जो साफ साफ इशारा करती है कि भारत और जापान के संबंध कितने अच्छे थे। स्टूडेंट 2013 से लेकर के 2022 तक आई थिंक लगभग 4 से 5 बार हिंदुस्तान को विजिट कर गए थे, और पिछले 2 या 3 सालों में कम से कम 4 बार हिंदुस्तान को विजिट किया था शिंजो आबे ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भारत के प्रति उनका कैसा प्रेम था, और इसीलिए मैंने ये सॉन्ग लिखा जो मैंने इस पेज के अंदर बताने की कोशिश की, तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना, ठीक है, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सो प्यारे बच्चों, इसी बात के साथ और इन्हीं लाइनों के बीच एक बार फिर से परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि शिंजो आबे की आत्मा को शांति मिले, ठीक है, और आगे देश का, जापान का कोई ऐसा प्रधानमंत्री चुनकर के सामने आए जो भारत के लिए, अपना जो हिंदुस्तान के लिए एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पार्टनर बनकर के काम करे, ठीक है, हमारा साथी बनकर के काम करे, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम
जापान क्या, चाइना को अच्छे तरीके से फेस कर सके, ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है चाइना की इकोनॉमिक्स। और चाइना और इंडिया की इकोनॉमिक्स के बीच में अब बिल्कुल कसमकश चल रही है, बिल्कुल दौड़ है, एक रैट रेस चल रही है कि इन दोनों में से कौन सा आगे निकलेगा। वैसे दुनिया के तमाम देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोविड-19 कोरोना के बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके देन स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।